हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, कल हमारा 1.2 लेक्चर कंप्लीट हो गया था। अब हम चलते हैं अपने 1.3 लेक्चर पर। और 1.3 लेक्चर में हम कहाँ भी कवर करेंगे। हमने पिछले वाले टॉपिक में बात कर लिया था कि जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल में चल रहा था टॉपिक, उसमें हमने डीसी जनरेटर को अलग, इंडक्शन मोटर को अलग और आपका ट्रांसफार्मर को अलग कर दिया था। और हमने आपको उसमें दिखाया था कि जो हमारा इंडक्शन मोटर है दोनों से रिलेट कर रहा है, वो फैराडे के लॉ पर भी रिलेट कर रहा है और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड पर भी वो रिलेट कर रहा है। जैसे स्टैटिकली हमने आपको बताया था कि अगर कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो और उसके फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में अगर इसके पास कोई दूसरी कुंडली बंद परिपथ वाली लाई जाती है तो पहली कुंडली में परिवर्तित होने वाला फ्लक्स दूसरी कुंडली में ग्रंथित होता है। ये चीज हमने बताया था आपको। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आपका स्टेटर है हमारा ये, और इसके बीच में आपका क्या रखा हुआ है भाई, इसके बीच में हमारा रखा हुआ है रोटर। इस तरह से ये हमारा क्या है, रोटर रखा हुआ है कुछ इस तरह से रखा है भाई। और ये हमारा जो है स्टेटर में हम क्या कर रहे थे भाई, सप्लाई दे रहे थे। कौन सी सप्लाई दे रहे थे, 3 फेज की सप्लाई दे रहे थे, आर, वाई और बी। ये हम 3 फेज की सप्लाई किसमें दे रहे थे, आपका रोटर पर दे रहे, स्टेटर पर दे रहे थे। और हमारा जो रोटर था वो कैसा था, बंद परिपथ वाला था। तो अब हम चलिए कार्य सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। एक हमारा ये परिपथ क्या है, बंद परिपथ वाला, इसको हम क्लोज लूप का रखते हैं, यानी कुछ इस तरह का रखते हैं। और पहली कुंडली जो है, ये जो हमारी कुंडली, इसमें क्या करते हैं, कौन सी धारा प्रवाहित करते हैं, तो एसी इनपुट सप्लाई 3 फेज की देते हैं, क्योंकि हम 3 फेज के मोटर के बारे में ही पढ़ रहे हैं आपका। तो जब यहाँ आपका 3 फेज का फ्लक्स देंगे तो उस 3 फेज की सप्लाई देंगे तो उस कंडीशन में यहाँ कैसे फ्लक्स की उत्पत्ति होगी। तो ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे आर के लिए क्या होता है, वाई के लिए क्या होता है, बी के लिए क्या होता है। आर जो होता है हमारा, मान लीजिए ये हमारा आर हो गया, आर से कितने डिग्री पर वाई होता है, तो 120 अंश पर डिग्री पर क्या होता है हमारा, वाई होता है। इससे 120 डिग्री पर क्या होता है, बी होता है। यानी अगर आर की वाइंडिंग ये की गई है, मान लीजिए वाइंडिंग में क्या होगा, एक तरफ से इन करेगा तो दूसरी तरफ से आउट होगा। तो सपोज दैट ये हमारा क्या है, हम इसको डॉट बना लेते हैं, तो इसके विपरीत में हमारा क्रॉस होगा, वो हम आपको अभी समझाएंगे। तो ये हमारा आर हो गया, आर से कितने डिग्री पर वाई है, तो 120 डिग्री पे है। तो ये मान लीजिए हमारा कंडक्टर क्या हो गया, वाई हो गया, ये हमारा आर, ये हमारा क्या हो गया, वाई। दूसरा क्या होगा हमारा, इससे 120 अंश पे क्या होता है, बी होता है। तो इससे 120 अंश पे क्या होगा हमारा, बी होगा, ये हमारा बी हो गया, हो गया। तो ये तीनों क्या है आपके 120 अंश में, हो गया। अब एक तरफ से कंडक्टर इन होगा तो दूसरी तरफ से क्या होगा, आउट होगा। तो हम इसके विपरीत में क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, क्रॉस ले लेते हैं, डॉट और क्रॉस से दिखाते हैं अपने कंडक्टर को। इसके विपरीत में हम क्या ले लेते हैं, आपका यहाँ पे क्रॉस ले लेते हैं। इसके विपरीत में हम इसका क्या ले लेते हैं, क्रॉस ले लेते हैं। तो अब देख लीजिएगा, क्या क्रॉस वाले भी 120 अंश पे हैं। तो यहां से क्या है, अगर हम यहां से इस तरह से दिखाएं, इस तरह से और इस तरह से, तो ये कितने डिग्री पे है, ये भी 120 पे है, ये भी 120 पे, ये भी 120 पे है आपका 120 पे, बिल्कुल है। तो इस तरह से हमारा स्टेटर में क्या होता है आपका, कि बाइंडिंग की जाती है। अब हम आपको और आगे इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे कि बाइंडिंग में कैसे हम निकालते हैं फ्लक्स के मान को, वो कैसे परिणामी फ्लक्स आपका घुड़ी फ्लक्स में कन्वर्ट होता है, सब बताएंगे आपको। तो फिलहाल देखिए, ये आर से वाई कितने डिग्री पे था, 120 डिग्री पे था। तो पहले हम आर के लिए बना लेते हैं अपना वेव फॉर्म। तो ये हमारा वेव फॉर्म हो गया किसके लिए, आर के लिए। आर का ये कौन सा एंगल होता है, 0 एंगल। और इस आर का ये कौन सा एंगल होता है, 90 एंगल। और इसी आर का क्या होगा, ये कौन सा एंगल होगा, 120 एंगल होगा। ये होगा 2π/3, या इसको लिख सकते हैं क्या आप, 120 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 120 हो गया। तो जब आर वाली सप्लाई प्रारंभ होगी, तो जब वह अपने 120 डिग्री पे सप्लाई पहुंचेगी, तो कौन सी सप्लाई आपका आ जाएगी, वाई वाली, यानी कुछ इस तरह से। ये वाई का वेव फॉर्म यहां से क्रिएट होगा।
होगा। तो ये इसके 120 अंश से होगा आपका। अगर हम इसी को पीछे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह वाला प्राप्त होगा। अब y से कितने पे है, y से 120 पे है कौन, b। तो y से जब 120 पे होगा तो ये y है, y के लिए ये क्या होगा, 0 होगा। और लेकिन y का ये कौन सा होगा, 120 होगा। तो यहां से क्या स्टार्ट होगा आपका, ये आपका स्टार्ट होगा कौन सा वाला, b वाला। तो b वाला यहां से स्टार्ट होगा। अगर हम इसी को पीछे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। तो आपको क्या दिख रहा है, फ्लक्स किस तरह से है आपका, सब एक दूसरे में क्या है आपके घूर्णीय फ्लक्स हैं, सब एक दूसरे से घूम करके यानी पूरा रोटेट करते हुए सब के सब एक ही साथ क्या कर रहे हैं, देख रहे होंगे ये पूरा रोटेट कर रहा होगा आपका। तो ये सभी फ्लक्स क्या घुड़ी फ्लक्स हैं। तो जब 3 फेज की सप्लाई दी जाती है तो कौन सा फ्लक्स उत्पन्न होता है, घुड़ी फ्लक्स की उत्पत्ति होती है। तो याद रखिएगा आपके जो मैग्नेट होते हैं, देखिए यहाँ पर आपके मैग्नेट दो प्रकार के बनाए जाते हैं। पहला होता है आपका स्थायी मैग्नेट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंतर्गत आता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंतर्गत कौन सा है आपका, घुड़ी फ्लक्स वाला होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर भी दो आते हैं, पहला आता है स्थिर फ्लक्स वाला और दूसरा आता है घुड़ी फ्लक्स वाला। स्थिर फ्लक्स वाला तब होगा जब हम उसको डीसी सप्लाई देंगे, और घुड़ी फ्लक्स वाला तब होगा जब हम उसको कौन सी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई देंगे। और एसी सप्लाई में फ्लक्स परिवर्तित होगा जिसकी वजह से दूसरी कुंडली में वो फ्लक्स क्या होगा आपका, ग्रंथित होगा। तो जब यह पहली कुंडली में हम धारा दे रहे हैं तो दूसरी कुंडली में वही धारा क्या होगी आपका, ग्रंथित होगी या स्टोर होगी, या उसमें आपका क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रभाव की वजह से प्रेरित होगी। और जब म्यूचुअल इंडक्शन के प्रभाव की वजह से प्रेरण के द्वारा प्रेरित होगा कंडक्टर में धारा, तो यह धारा कंडक्टर में जब फ्लो करेगी तो किस तरह का कंडक्टर होगा, तो ये बन जाएगा धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर। और अगर आप पढ़ें किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हो तो उस मैग्नेटिक फील्ड से जो हमारा फ्लक्स है, भाई आप जानते हैं कि फ्लक्स अपना प्रभाव किसी न किसी के ऊपर दिखाता है, चाहे वो अट्रैक्शन का प्रभाव दिखाए, चाहे वो कौन सा प्रभाव दिखाए आपका, रिपल्सन का प्रभाव दिखाता। क्योंकि कोई भी आपका चार्ज हो, चाहे कोई मैग्नेट हो, उस चार्ज और उस मैग्नेट के अंदर दो ही प्रॉपर्टी पाई जाती है, अट्रैक्शन और रिपल्सन की पाई जाती है। तो जब यहां पर आपका घुड़ी फ्लक्स की उत्पत्ति होगी, उस घुड़ी फ्लक्स की उत्पत्ति होने की वजह से इस दूसरी बाइंडिंग में आपका विद्युत धारा प्रेरित होगी। जब दूसरी बाइंडिंग में विद्युत धारा प्रेरित होगी तो उस स्थिति में आपका दूसरी बाइंडिंग जो होगी वह क्या बन जाएगी, धारावाही चालक बन जाएगी या करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाएगा। और जब कोई धारावाही चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस स्थिति में धारावाही चालक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक इंटरएक्शन होता है या रिलेटिव मोशन उत्पन्न हो जाता है। क्यों रिलेटिव मोशन या इंटरएक्शन क्यों उसको बोला जाता है, उसको इंटरएक्शन इसलिए बोला जाता है कि रिलेटिव मोशन की वजह से आपका यहाँ उसके अंदर गति का उत्पादन होता है, और वही इंटरएक्शन बोला जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरएक्शन इसलिए बोल रहे हैं कि यह जो प्रक्रिया हो रही है, यह जो रिलेटिव मोशन की प्रक्रिया है वह आपका इसके आंतरिक भागों में हो रही है, इसलिए इसको इंटरएक्शन भी बोला जाता है आपका। तो जब कोई धारावाही चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड घुड़ी प्रकृति का हो, चाहे वह मैग्नेटिक फील्ड आपका कौन सा हो, स्थिर प्रकृति का हो, उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव की वजह से, क्योंकि हर फ्लक्स अपना प्रभाव दिखाता है। अगर हम ही हैं, जैसे हमारी ट्रांसमिशन लाइन ही क्यों ऊंची बनाई जाती है, उसकी हाइट क्यों ऊंची रखते हैं, क्योंकि उसके बाहर बनने वाला फील्ड हमारे ऊपर प्रभाव दिखा सकता है। इसलिए उस ट्रांसमिशन वाले की हाइट हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं, उसकी हाइट को हम बढ़ाते जाते हैं आपका, जितनी ज्यादा केवी बढ़ती जाती है हमारी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वहां इंटरएक्शन या फिर रिलेटिव मोशन उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ धारा बहने की वजह से इसमें भी फ्लक्स उत्पन्न होगा, यहाँ भी फ्लक्स, यहाँ भी फ्लक्स, दोनों फ्लक्स एक दूसरे का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। दोनों फ्लक्स एक दूसरे का अपोज करेंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा आपका, यहाँ रिलेटिव मोशन उत्पन्न होगा, और वो रिलेटिव मोशन की वजह से जिस डायरेक्शन में, ध्यान से सुनिएगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस डायरेक्शन में स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड गति करेगा उसी की डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, रोटर घूमने लगेगा। यानी जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स गति कर रहा है, कौन सा फ्लक्स, स्टेटर का फ्लक्स गति कर रहा है,
उसी की डायरेक्शन में हमारा रोटर भी गति करना शुरू कर देता है। यानी जिस डायरेक्शन में घुड़ी फ्लक्स घूमता है उसी की डायरेक्शन में हमारा कौन घूमना प्रारंभ कर देता है, आपका रोटर घूमना प्रारंभ कर देता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम आपको लिखवाते हैं इसके सिद्धांत के बारे में। लिखवा में, हाँ लिखिएगा, कार्य सिद्धांत में लिखे। जब इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई के साथ संयोजित किया जाता है, जब इंडक्शन मोटर के स्टेटर को 3 फेज की सप्लाई के साथ संयोजित किया जाता है, तो उस स्थिति में स्टेटर के अंदर घुड़ी मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति होती है। तो उस स्थिति में स्टेटर के अंदर घुड़ी मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति होती है। तथा इस स्टेटर के बीच में रखा हुआ बंद परिपथ वाला रोटर, इस स्टेटर के बीच में रखा हुआ बंद परिपथ वाला रोटर, बंद परिपथ वाला रोटर 3 फेज, बंद परिपथ वाला रोटर 3 फेज स्टेटर को सप्लाई से जोड़ने पर, 3 फेज स्टेटर को सप्लाई से जोड़ने पर रोटर के बंद परिपथ में, रोटर के बंद परिपथ में म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्शन के प्रभाव के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्शन के प्रभाव के कारण रोटर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। रोटर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। स्टेटर में 3 फेज की सप्लाई दिए जाने के कारण, स्टेटर में 3 फेज की सप्लाई दिए जाने के कारण घुड़ी फ्लक्स की उत्पत्ति होती है और रोटर बंद परिपथ वाला होने के कारण, और रोटर बंद परिपथ वाला होने के कारण इसमें भी घुड़ी फील्ड की उत्पत्ति होती है, जिससे रोटर एक बंद धारावाही चालक बन जाता है, जिससे रोटर एक बंद धारावाही चालक बन जाता है। आप लिखते रहिए, हम इतना धीरे धीरे बोलेंगे कि कान में लीड लगा लीजिए, आप आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या है 20 से 25 मिनट का ही लेक्चर आपके लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 20 से 25 मिनट का लेक्चर ही आपके लिए 40 मिनट का हो जाएगा, 45 मिनट का हो जाएगा। आगे हम आपको 30 मिनट का, 40 मिनट का वीडियो लगातार प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपके लिए 1-1, 1.5 घंटे का हो जाएगा। अभी शुरुआत की पोजीशन तो मैं आपको बहुत ज्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बना रहा हूँ आपके लिए। कहां तक लिखे थे? धारावाही चालक बन जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। हमने डायनेमिक सिद्धांत के अनुसार पढ़ा हुआ है कि यदि किसी धारावाही चालक को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, यदि किसी धारावाही चालक को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो उस चालक के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का बल कार्य करता है, उस चालक के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का बल कार्य करता है, जिससे उस चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिससे उस चालक में विद्युत वाहक बल, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, हाँ लिखेगा कि एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जब किसी धारावाही चालक को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस चालक के ऊपर मैग्नेट का एक बल कार्य करता है, जिससे चालक
गति अवस्था में आ जाता है। और इस तरह रोटर एक धारावाही चालक, और इस तरह रोटर एक धारावाही चालक की तरह, और स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क करता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क कर रहा है, जिससे स्टेटर व रोटर के बीच, जिससे स्टेटर व रोटर के बीच रिलेटिव मोशन उत्पन्न हो जाता है, जिससे स्टेटर व रोटर के बीच रिलेटिव मोशन उत्पन्न हो जाता है। और इस स्थिति में स्टेटर, और इस स्थिति में रोटर लिखेगा, और इस स्थिति में रोटर गति अवस्था में आ जाता है। हो गया? हाँ, अब अगली हेडिंग डाल लीजिएगा फटाफट। हाँ, अगली हेडिंग है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी इंडक्शन मोटर, सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर। हाँ, हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। बार बार डीसी मशीन का जा रहा है क्योंकि अभी लेक्चर लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का, इसलिए बार बार आ रहा है दिमाग में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर आपका कितना पार्ट होता है भाई इसका? तो ये आपका हमने बताया कि 2 मुख्य चीजें होती है। पहला क्या होता है, किसी भी मशीन का निर्माण किया गया तो उस मशीन के निर्माण में 2 ही मुख्य चीजें हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा कंडक्टर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो वर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो वह वर्क कर रहा है आपका कौन? स्टेटर। तो पहला पार्ट क्या होगा भाई? तो पहला पार्ट होगा स्टेटर, पहला पार्ट हो गया स्टेटर। दूसरा पार्ट क्या होता है? तो दूसरा पार्ट होता है आपका रोटर। ये क्या होता है? 2 मुख्य भागों से मिलकर के बना होता है, पहला स्टेटर और दूसरा रोटर। इन्हीं दोनों मुख्य भागों से कौन मिलकर के बना होता है? आपका इंडक्शन मोटर। अब स्टेटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं जरा वो देख लीजिएगा। स्टेटर में पहला क्या होता है? स्टेटर फ्रेम, स्टेटर फ्रेम। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है स्टेटर कोर, स्टेटर कोर। तीसरा क्या होता है? स्टेटर वाइंडिंग। चौथा क्या होता है? एंड कवर प्लेट। पांचवा क्या होता है भाई? टर्मिनल बॉक्स। छठवां क्या होता है टर्मिनल बॉक्स के बाद? बियरिंग। ये टोटल किसके पार्ट हो गए आपके? स्टेटर के। ये स्टेटर के पार्ट होते हैं। रोटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं तो वो भी देख लीजिएगा। रोटर में होता है पहला सॉफ्ट, दूसरा होता है रोटर कोर, तीसरा क्या होता है? रोटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग। तो ये हमारे किसके पार्ट हो गए? रोटर के हो गए। तो किसी भी मशीन की संरचना में आपके 2 ही पार्ट होते हैं, उसमें भी आपके 2 पार्ट थे, इसमें भी आपके 2 पार्ट हैं। पहला है स्टेटर और दूसरा है रोटर। स्टेटर में क्या था आपका भाई? स्टेटर फ्रेम है, स्टेटर कोर है, स्टेटर वाइंडिंग है, एंड कवर प्लेट है, टर्मिनल बॉक्स है और आपका बियरिंग है। ये पार्ट होते हैं। रोटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? सॉफ्ट होता है, उसके बाद आपका रोटर कोर होता है, रोटर वाइंडिंग होता है। इनका हिंदी नाम तो आप जानते ही होंगे क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट जो है आपका कहाँ आ चुका है एक बार? तो एक बार यह आ चुका है आपके इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में। अगर नहीं जानते होंगे तो जान भी लीजिएगा। इसको ढांचा बोलते हैं या स्टेटर फ्रेम बोलते हैं। ये हमारा होता है स्टेटर कोर या स्थाता ध्रुव बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्थाता कुंडलन, इसको बोला जाता है आपका बाहरी सिरे या प्लेट सिरा, इसको बोला जाता है टर्मिनल बॉक्स यानी सिरा बॉक्स, या उसको कहते हैं आपका पॉइंट बॉक्स या उसको बिंदु बॉक्स भी बोला जाता है आपका। उसके बाद होता है बियरिंग और अगला होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब धुरा। उसके बाद आपका रोटर कोर। रोटर कोर का मतलब क्या होता है आपका? यानी घूमने वाला ध्रुव।
सॉरी घूमने वाला क्रोड, और उसके बाद होता है रोटर वाइंडिंग, तो घूमने वाला कुंडल। ये आपके इसके हिंदी नाम है, तो हिंदी नाम से ज्यादा बेहतरीन आपका इंग्लिश नेम होता है, तो इससे हम लोग इंग्लिश में इसको ज्यादातर यूज करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटर की। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी मशीन हो, स्टेटर का मतलब क्या होता है? स्टेटर का मतलब होता है स्थाता। स्थाता का मतलब स्थिर भाग। यह मशीन का ऐसा भाग होता है जो स्थिर होता है, उसको हम लोग स्टेटर कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये आपके ग्राउंड लेवल से, जैसे ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक, ग्राउंड लेवल से 0.5 मीटर की ऊंचाई पर फाउंडेशन बनाते हैं। कितनी ऊंचाई होती है? 0.5 मीटर ऊंचाई होती है। ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कहीं भी आप कैलकुलेशन भाई करने जाओगे तो 0.5 पे कैलकुलेशन करोगे, तो कुछ चीजों को, बेसिक कंसेप्टों को जानते रहो। तो 0.5 मीटर पर क्या करते हैं? फाउंडेशन बना करके उसके ऊपर हम किसको स्थापित करते हैं? इस इंडक्शन मोटर के स्टेटर लैग को स्थापित करते हैं। स्टेटर लैग को स्थापित करते हैं इस तरह से। तो ये हम क्या करते हैं? लैग को स्थापित करते हैं किसके? स्टेटर के। और ये क्या होता है भाई? इसको नट बोल्ट की सहायता से क्या करते हैं? कस देते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया? ग्राउंड लेवल से फाउंडेशन, फाउंडेशन से ये स्टेटर लैग, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? स्थिर हो गया। इसलिए इसको क्या बोला जाता है आपका? कि यह मशीन का ऐसा भाग होता है जो स्थिर होता है। अब स्टेटर के बाद क्या होता है? स्टेटर फ्रेम होता है। स्टेटर फ्रेम किसका बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? वजह क्या है? इन सारी चीजों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। स्टेटर फ्रेम जो बनाया जाता है, छोटी मशीन के लिए ढलवा लोहे का बनाया जाता है या कास्ट आयरन का बनाया जाता है। उसके बाद मीडियम मशीनें होती हैं, रोल्ड स्टील की बनती है। हाई मशीनें या भारी मशीनें होती हैं, वह आपका होती है इस्पात के गढ़े हुए ढांचे का या फैब्रिकेटेड स्टील का बनाया जाता है। तीनों चीजों को जानते रहिए कि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जो पूछ दे उसका आप सही जवाब दे सकें। ये ढांचे जो हैं वो इस्पात के गढ़े हुए ढांचे के क्यों बनाए जाते हैं? रोल्ड स्टील के ही क्यों बनाए जाते हैं? यानी फैब्रिकेटेड स्टील, रोल्ड स्टील के क्यों बनाए जाते हैं? वजह क्या होती है इनको बनाने के लिए? तो इनकी वजह होती है आपका कि आपका जो मशीन है वह मशीन आपका लो पथ प्रदान कर सके। लो पथ कहां से प्रदान करेगा, कैसे करेगा, इन सब के बारे में हम आपको समझाएंगे। लो रिलक्टेंस पथ प्रदान करने के लिए ही इसके ढांचे को आपका इस्पात के गढ़े हुए ढांचे या फैब्रिकेटेड स्टील या रोल्ड स्टील का निर्माण कराया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक।